हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। हमने न्यूट्रिशन के टॉपिक को देख लिया, हमने रिस्पिरेशन को टॉपिक को देख लिया। अब नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, आप जानते हो ट्रांसपोर्टेशन में 90% इम्पॉर्टेंट है। यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको दिए जा सकते हैं। एकदम छोटे से छोटे सवाल, एमसीक्यू लेवल का हो चाहे जिस भी लेवल का हो, और काफ़ी घुमा कर क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ईच टॉपिक को, अधिकांश इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेबल कर रहा हूँ। 90% जो है क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। 90% यह टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए जिस टॉपिक में कोई भी पॉइंट्स को, जिस पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ उसको छोड़ दीजिएगा। जिस पॉइंट में इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उस पॉइंट को आप डीपली स्टडी करोगे, 90% चांस है इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की ओर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसपोर्टेशन देखिए, इसमें लगभग जो कहा जाए कि 90% टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 90% टॉपिक, ठीक है। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आरंभ किया जाए इस टॉपिक को। ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले दिया है, मतलब स्थानांतरण, चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें कि यूजफुल सबस्टांसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, सॉल्ट हो गया, है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। साथ में वेस्टेज जैसे हो गए नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सबस्टांस को, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। यानी जो फूड होते हैं उसको कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। जो गैसेस होते हैं उसको कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। हार्मोन्स को कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो ये से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में, वो उसमें दो सिस्टम होते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। लिम्फेटिक में कुछ बातों को जानना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छी तरह से समझिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इसमें 3 पार्ट मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट मिलकर जो है कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। जिसमें कि पहला हार्ट हो गया, पंपिंग मशीन, ब्लड को पंप करेगा। दूसरा जो है, ब्लड को जब पंप करेगा तो उसको कैरी करने के लिए वेसल होना चाहिए, पाइप नली होनी चाहिए, तो वो आर्टरी और वेन काम करेगा। और तीसरा जो होता है, जिसके द्वारा, जैसे ऑक्सीजन का कैरी हो रहा है तो ब्लड के द्वारा, वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड के द्वारा, है ना, तो ये ब्लड और लिम्फ हो गए। चलिए हम लोग सबसे पहले ब्लड के बारे में जानेंगे। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, सवाल पूछा जा सकता है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। क्योंकि ब्लड जो है ना, बॉडी के ईच ऑर्गन को, ईच पार्ट को, ईच सेल को, ईच टिश्यू को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहता है। और चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फ्लूइड हो गया और रेड कलर होता है ना, ये डिफरेंट सबस्टांस को कैरी करता है। अब हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ये भी टॉपिक जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, ब्लड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ये वीवीआई है, ये वीवीआई है टॉपिक। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड अर्थात ब्लड कैसे बना। तो ब्लड बना है 3 कंपोनेंट से। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रेड ब्लड सेल, तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा 55% होता है अधिक क्वांटिटी में, रेड ब्लड सेल 44% होते हैं, जिसके कारण पूरा बॉडी का जो ब्लड होता है, जो लिक्विड होता है, वो रेड कलर का दिखता है। और प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल दोनों 1% होते हैं, दोनों मिलाकर 1% होते हैं। तो सबसे अधिक क्या है? प्लाज्मा। आप समझिए प्लाज्मा क्या है। आप एक बोतल में यदि वाटर रखते हो, ठीक है, वो वाटर पूरा जो है वो प्लाज्मा है। वो वाटर क्या है? प्लाज्मा है। अब उस वाटर में कोई भी पार्टिकल आप डाल देते हो, तो कोई जैसे रेड कलर का पार्टिकल डाल दिया तो वो रेड ब्लड सेल हो गया। जैसे शुगर डाल दिया, शुगर के पार्टिकल होते हैं ना, तो वो रेड ब्लड सेल हो गया।
प्लेटलेट्स, वाइट, ये सब क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। माने ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं। प्लाज्मा लिक्विड होता है ना, प्लाज्मा सबसे अधिक मात्रा में होता है 55%, उसके बाद आपका रेड ब्लड सेल 44% और प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल मिलकर 1%। ये परसेंटेज को याद रखेंगे। अब रही प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है, तो इसमें 90% वाटर होता है। 90% प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 10% अदर्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस जैसे कि आयरन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब अदर सबस्टांसेस होते हैं प्लाज्मा में। तो 90% क्या होगा प्लाज्मा में, पानी होगा, और 10% ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होगा। टोटल प्लाज्मा का परसेंटेज 55%। क्लियर हो गई। रेड ब्लड सेल 44% होता है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन्स का बना होता है, आयरन का। जैसे बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई, तो आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन कम बनता है। हीमोग्लोबिन कम होने से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आती है, ठीक है। तो ये आयरन से बना होता है हीमोग्लोबिन, एक तरह का पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करते हैं। चलिए यहाँ पर यह भी टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ये भी टॉपिक मैंने कहा 90% टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा इसमें, ठीक है। हर एक टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे आप। प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है। जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है, और हार्मोन्स को। किसको करेगा, तो डाइजेस्टेड फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट मटेरियल को और हार्मोन्स को ये कैरी करेगा। रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो इसमें मौजूद जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन वो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को, और रेड ब्लड सेल उसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को लंग्स से हार्ट तक कैरी करके लाता है, और फिर हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक कैरी करता है। यानी रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन हो गया टू कैरी द ऑक्सीजन, ठीक है। वाइट ब्लड सेल जो होता है वो पैथोजेंस जानते हैं, पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण जो है बीमारियां उत्पन्न होती है, तो उसको मारने का काम करता है। माने हम लोगों में जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, एबिलिटी यानी एंटीबॉडी तैयार करता है। सीधी सी बात है कि वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडी तैयार करता है। और अब आ गई प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है क्लोटिंग करना, क्लोटिंग में मदद करना। क्लोटिंग क्या होता है आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका ये फिंगर जो है कहीं पर कट हो जाता है ना, किसी नुकीली चीज़ से कट हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड फ्लो होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। अब जो ब्लड निकलता है तो उसको तो बंद करना ज़रूरी है, तो आप फिंगर को थोड़ा देर दबाए रखते हैं, है ना। या ज़्यादा कटा हो तो टाँका वगैरह पड़ता है, तो फिंगर को दबाए रखें। दबाए रखने से आप देखोगे कि वहाँ पर फिंगर में जहाँ कटा हुआ था वहाँ एक छाल टाइप का, है ना, एक जाला टाइप का बन गया है जो ब्लड के फ्लो को रोकता है। तो वही जो जाला बना उसी को कहते हैं ब्लड का क्लोटिंग होना। तो हमने सारे को पढ़ लिया, प्लेटलेट्स का फंक्शन भी पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ब्लड वेसल। चलिए, ब्लड के बारे में हमने स्टडी किया। अब ब्लड वेसल, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये BVI, ठीक है। ब्लड वेसल में हमारे 3 तरह के वेसल आते हैं। पहला आर्टरी होता है, दूसरा वेन होता है, कैपिलरी होता है। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी क्या करता है, आर्टरी वह ब्लड वेसल होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वो हार्ट से लेकर कहाँ ले जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्यों लेकर जाता है, हमने इसके पहले पढ़ा था रिस्पिरेशन। सेल में जो ग्लूकोज है, अब उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये ब्लड क्या करता है, आर्टरी उस रेड ब्लड सेल के माध्यम से ऑक्सीजन को कैरी करके हर एक सेल तक पहुंचाता है। माने इसका काम है हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना, ऑक्सीजन वाले ब्लड को। वेन क्या करता है, वेन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से कहाँ लेकर आता है, हार्ट में लेकर आता है। हार्ट से
डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कौन लेकर गया? आर्टरी। किसको लेकर गया? ऑक्सीजन को। वेन क्या किया? जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको कैरी करके हार्ट में लेकर गया। कैपिलरीज क्या करता है? दोनों के बीच लिंक का काम करता है, यानी ये रहा आपका आर्टरी, ये रहा वेन, इसके बीच में जो कड़ी होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, है ना। कैपिलरीज ये क्या होता है? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस, यानी ये ऑक्सीजन को लेता है, CO2 को देता है। यहाँ पर अदला बदली होती है, जैसे हमने रिस्पिरेशन में पढ़े थे एल्वेओली में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसी तरह यहाँ डिफरेंट, जैसे वो फूड मटेरियल का एक्सचेंज करे, वेस्ट का एक्सचेंज करे, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करे, वो एक्सचेंज करने का काम करता है और आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करता है। इस आधार पर आप केवल इस चीज़ को पढ़ेंगे, ये VBI हो गया, ये VBI टॉपिक हो गया। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे जवाब देंगे, चाहे 1 मार्क्स का हो, एजर्सन रीजन हो, डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हर एक टॉपिक को आप ध्यान से देखोगे। चलिए इस टॉपिक की ओर देखा जाए। सबसे पहले आर्टरी, वेन और कैपिलरीज ऊपर लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो अगर हम बात करेंगे तो आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड को ले जाकर डिफरेंट पार्ट में भेजता है। वेन क्या करता है? डिफरेंट पार्ट से वो हार्ट में लेकर आता है। कैपिलरीज क्या करता है? आर्टरी और वेन के बीच में लिंक का काम करता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और कैपिलरीज क्या करता है? दोनों ही करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को। प्रेशर की बात करेंगे तो आर्टरी में हाई प्रेशर में ब्लड जाता है, आर्टरी में हाई प्रेशर में ब्लड जाता है, ठीक है। वहीं वेन में लो प्रेशर में ब्लड जाता है, और कैपिलरीज में मीडियम होता है, मतलब ना हाई अधिक ना लो अधिक, वो मीडियम में प्रेशर होता है ब्लड का वहाँ पर। अगर प्रेशर हाई होगा आर्टरी में तो भाई आर्टरी की जो वाल होनी चाहिए वो थिक और इलास्टिक, ताकि वो ब्रस्ट ना हो, फटे ना, है ना। तो आर्टरी की जो दीवार होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, वेन की जो दीवार होती है वो पतली होती है, थीन होती है। और अगर कैपिलरीज की वाल की बात करेंगे तो कैपिलरीज की वाल जो है एकदम एक्सट्रीमली थीन, बिल्कुल पतला होता है। सबसे मोटी दीवार होती है आर्टरी की, उससे पतली वेन की, और उस सबसे पतली होती है कैपिलरीज की। वाल्व की बात करेंगे तो वाल्व का काम क्या है? बैकफ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए, बैकफ्लो हो जाने से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए आर्टरी में तो ज़रूरत नहीं है, आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होता है, क्योंकि ऐसे ही ब्लड वहाँ फुल प्रेशर में आता है तो वापस आर्टरी से हार्ट में नहीं जाएगा। लेकिन जब वेन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ऊपर की ओर बढ़ता है, मान लीजिए पैर से, पैर के जो सेल है आपका फुट का सेल, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रहा है ब्लड वेन के थ्रू, तो हो सकता है वो बैकफ्लो हो जाए, नीचे की ओर हो जाए, तो क्योंकि प्रेशर तो लो होता है, बैकफ्लो हो जाएगा। उसको रोकने के लिए वेन होता है, तो वेन का फंक्शन समझ गए। वेन क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज में वाल्व एब्सेंट होता है, आर्टरी में और कैपिलरीज में वाल्व नहीं होते हैं, केवल वेन में होते हैं। अब फंक्शन बात किया जाए तो आर्टरी का फंक्शन मैंने ही पहले ही बता दिया। पहला फंक्शन है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, दूसरा ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वेन क्या करता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट को वो कैरी करता है। कैपिलरीज क्या करता है? तो ये दोनों काम करता है। क्लियर हो गई? चलिए हार्ट के फंक्शन को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ये वाला फंक्शन, अगर हार्ट का फंक्शन के थ्रू हम लोग को दिखाना हो डायग्राम, तो ये बेस्ट डायग्राम है आपका, ठीक है। ये डायग्राम जो है बेस्ट डायग्राम है। चलिए यहाँ देखा जाए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है, और इसमें 4 चैम्बर देख रहे हैं, 1 2 3 4। इधर वाला लेफ्ट वाला चैम्बर है, इधर लेफ्ट वाला है, इधर राइट वाला है। तो 4, अगर पूछेगा ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर है तो बोलेंगे 4 चैम्बर है ना। 4 चैम्बर कौन हो गया? तो ऊपर वाला चैम्बर जो होता है उसको एट्रियम, ऊपर वाले चैम्बर को
एट्रियम कहते हैं, याद रहेगा। नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। हार्ट का वह पार्ट जो ब्लड को रिसीव करता है ना, उसको हम लोग एट्रियम कहते हैं। और वेंट्रिकल का काम है कि ब्लड को हार्ट से निकाल देना, ब्लड को हार्ट से निकाल देना, याद रहेगी। एट्रियम का काम है ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम है हार्ट से ब्लड को निकाल देना। अब इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले लंग्स की बात आए, चूँकि जो ब्लड है ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? लंग्स से मिलेगा। तो लंग्स तक कैसे ऑक्सीजन आया था वो तो हम लोगों को पता है भाई। एल्वेओली में सारी गैसेस जमा थी। अब वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स थे, वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल थे, वो ब्लड वेसल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लिया और पाल्मोनरी वेन, देखिए आप ये नहीं बोलिएगा कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा वेन, ये पाल्मोनरी वेन है। लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाले वेसल को हम लोग पाल्मोनरी वेन कहेंगे, याद रहेगा। लंग्स से हार्ट तक, वेन का अपोजिट हो गया यहाँ पर, पाल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेकर आता है। और कहाँ आएगा? तो एट्रियम में। अभी मैंने बताया था कि एट्रियम क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करेगा। तो लेफ्ट एट्रियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाल्मोनरी वेन के माध्यम से आया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से यहाँ जो है लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही यहाँ ब्लड आया तो यहाँ हार्ट क्या होगा? हार्ट यहाँ कंट्रैक्ट होगा नहीं, रिलैक्सेशन होगा, माने हार्ट सॉलो हो जाएगा, हार्ट फूल जाएगा क्योंकि इसमें ब्लड भर गया। अब इससे यहाँ पर एक नली दिया गया है, इस नली से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। पूरे प्रोसेस को समझेंगे। लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लंग्स से आया। किसके थ्रू? पाल्मोनरी वेन के थ्रू। अब वो कहाँ चला गया? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को निकालेगा। एट्रियम रिसीव किया, ब्लड को निकालने का काम वेंट्रिकल का। तो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ कंट्रैक्ट होगा, पिचकेगा, दबेगा। तो जैसे ही दबेगा तो फुल प्रेशर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। किससे निकलेगा? तो आर्टरी से। अब ये चीज़ याद रखेंगे कि जो आर्टरी है, जो सबसे लंबा आर्टरी जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ब्लड को लेकर जाता है, उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। क्या कहेंगे? आर्टरी कहेंगे। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेकर जाता है। तो जो लॉन्गेस्ट आर्टरी होगा उसको आर्टरी कहेंगे। ठीक है, चलिए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब यहाँ पर रिस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम वेन का है, हमने स्टडी किया था। तो जो लॉन्गेस्ट वेन होता है, जो सबसे बड़ा वेन होता है, उसको वेना कावा कहते हैं। क्या कहेंगे? वेना कावा। यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, आप लोग नोट करके लिख लेंगे। तो लॉन्गेस्ट जो वेन हो जाएगा वो क्या होगा? वेना कावा। वो क्या करेगा? राइट एट्रियम में लेकर आएगा, क्योंकि डी बताया था कि चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड, रिसीव करने का काम एट्रियम का होता है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन या वेना कावा वेन ही है, लॉन्गेस्ट वेन को कहते हैं। और उसमें बताया मैंने वाल्व होता है, जो कि अगर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ऊपर, प्रेशर तो कम होता है तो ये नीचे भी तो फ्लो हो सकता है। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर बल्ब लगे होते हैं। बल्ब खुलता है, ब्लड ऊपर चला गया, बल्ब लॉक हो जाता है, नीचे आने का चांसेस नहीं है। तो इस तरह ये चला जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। अब राइट एट्रियम में से ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को निकाल देता है। तो वेंट्रिकल ब्लड को, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगा किसके थ्रू? पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहाँ? लंग्स में। लंग्स में कहाँ चला जाएगा? एल्वेओली में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, और वहाँ से आप तो सिस्टम को पता ही है, हमने पढ़ा था रिस्पिरेशन चैप्टर में। चलिए, ये हो गया इम्पॉर्टेंट जानना है आप लोगों को। साथ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हार्ट का पूरा डायग्राम हो गया।
और इसमें 1 मार्क्स का पूछेगा तो कैसे पूछेगा। अब ये जो हमने यहाँ लेबल किया है, सभी का नाम दिखाया है, ये नाम कुछ पॉइंट्स दे देगा ABCD 1 2 करके और पूछेगा इस पार्ट का नाम बताइए। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए इस हार्ट के पूरे संरचना को समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हार्ट में 4 चैम्बर, जो ऊपर देखा ना हमने, यहाँ पर एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर जो है ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये वाला लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये वाला पार्ट राइट एट्रियम हो गया। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ये यहाँ पर जो हार्ट के चैम्बर लेफ्ट राइट को जो सेपरेट कर रहा है, ये आपका जो है इसको कहते हैं सेप्ट्रम। जो सेपरेट करने वाला चैम्बर है, जो राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा, तो उसको सेप्ट्रम कहते हैं। ऐसा क्यों ज़रूरी है, आखिर सवाल पूछ देगा कि इसको सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्या योगदान देता है सेप्ट्रम। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। देखिए इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको रोक रहा है। ये सेप्ट्रम है, सेप्ट्रम इसको रोक रहा है, रोकने का काम करता है। चलिए पार्ट को देखा जाए। सबसे पहले सिस्टेमेटिक ऑर्टा देखेंगे, ये वाला सिस्टेमेटिक ऑर्टा है। इसके बाद पाल्मोनरी वेन, पाल्मोनरी वेन क्या करता है, याद है ना, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है लेफ्ट एट्रियम में। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ये जो है ये लंग्स से जुड़ा होता है, ये नली, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ गया। ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर ला कर छोड़ दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद पाल्मोनरी आर्टा की बात करेंगे। ये पाल्मोनरी आर्टा यह क्या करता है, ये CO2 को कैरी करके ले जाता है, CO2 को कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अगले वाले में, यहाँ पर सेप्ट्रम वगैरह समझ लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल समझ लिया। चलिए यहाँ पर ये वेना कावा, वेना कावा क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है, हो गया। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये भी वेना कावा है, ये अंदर का वेना कावा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगा। वेना कावा जो है वो पाल्मोनरी होगा तो डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करेगा, है ना। चलिए ये फिगर हो गया। अब अगले सवाल, अगले टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। ये टॉपिक जो है मैंने बता दिया यहाँ पर, फिर भी एक बार देख लेंगे आप, इस टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो देता है, कहीं कहीं क्वेश्चन दे देगा ये सिस्टोलिक वाला, सिस्टोलिक और डायस्टोल। तो सिस्टोल क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट पिचकता है। ये वाला जो वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो क्या करेगा, पिचकेगा। पिचकेगा क्यों पिचकेगा, वो पिचक के ब्लड को थ्रो आउट करेगा, वो हार्ट से निकालेगा। तो जो हार्ट का कंट्रैक्शन हुआ, तो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम लोग कहते हैं सिस्टोल। और हार्ट जब रिलैक्स होगा, रिलैक्स कब होगा, जब उसमें ब्लड आएगा। जब उसमें जैसे लेफ्ट एट्रियम में या राइट एट्रियम में ब्लड आया तो वो रिलैक्स हो गया, तो रिलैक्स होने को डायस्टोल कहेंगे और कंट्रैक्ट पिचकने को क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। तो सिस्टोल जो होता है उसका प्रेशर 120 में होता है और डायस्टोल का प्रेशर 80 में होता है। तो आप जब भी ब्लड प्रेशर मेज़र करते हो तो लिखा रहता है 120/80, ठीक है। अब हम लोगों का है कि ये एट्रियम और वेंट्रिकल में डिफरेंसेस क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देंगे कि एट्रियम जो होता है वो अपर चैम्बर होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो लोअर चैम्बर होता है। एट्रियम की दीवार जो होती है वो थीन होती है, क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर में नहीं आता है, ठीक है। एट्रियम की दीवारें जो है वॉल वो थीन होती है, और वही वेंट्रिकल की दीवार चूँकि इसको कंट्रैक्ट होना होता है, पिचकना होता है, तो ब्रस्ट हो सकता है, इसलिए इसकी दीवार ठीक होती है। एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल ब्लड को थ्रो आउट करता है। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इससे आपको 1 मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन दे देता है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। एक कंप्लीट साइकिल, एक जैसे ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट, ब्लड हार्ट से होकर 2 बार गुजरता है। एक बार ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जाता है, एक बार
कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर जाता है। तो ब्लड को हार्ट से, ये हार्ट क्या था, एक स्टेशन की तरह प्लेटफॉर्म है। देखिए यहाँ पर हार्ट का जो हमने डायग्राम देखा, तो भाई यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया तो वो तो लंग्स से आया, और उस ऑक्सीजन को जाना है कहाँ, पार्ट ऑफ द बॉडी में जाना है। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ देर के लिए रुका, माने हार्ट से होकर गुजरा, हार्ट से होकर गुजरा, प्रेशर बनाने के लिए गुजरा, और फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में आता है और हार्ट में नहीं रह जाता, वो हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। माने हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन हुआ ब्लड का, तो ब्लड 2 बार ट्रैवल करता है हार्ट में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन केवल उसी में होगा जिसमें ब्लड हार्ट के 4 चेम्बर होंगे। ठीक है, याद रहेगा, 4 चेम्बर होगा तो एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होगा। चलिए, पाल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग अगर बात करेंगे तो पाल्मोनरी वेन और पाल्मोनरी आर्टरी, आपने देखा था वहाँ कहाँ किसके बीच में ब्लड सर्कुलेट किया था, तो लंग्स और हार्ट के बीच में। पाल्मोनरी सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन है ना, 2 बार हुआ, तो पाल्मोनरी सर्कुलेशन जो हुआ तो ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। ठीक है, और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में क्या हुआ था, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ये हो गया सिस्टेमेटिक। चलिए आगे आते हैं हम लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखेंगे। फिशेज में हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस जो कि पानी में भी रह सकते हैं और धरातल पर भी रह सकते हैं, जैसे मेढक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, उसमें 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स की बात करेंगे, जैसे स्नैक हो गया, छिपकली हो गया, इसमें 3 चैम्बर। बर्ड्स में 4 चैम्बर होते हैं और मैमल में 4 चैम्बर। ये मैमल्स में हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स। तो 4 चैम्बर जिसमें है बर्ड और मैमल है ना, उसमें कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। चलिए, फिशेज में 2 चैम्बर है, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन होगा, एक ही बार हार्ट से होकर गुजरेगा। अब इस बात को हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि भाई हार्ट में कौन सा ब्लड जाता है, तो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिश जो होते हैं ना, फिश के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलकर हार्ट में जाता है। हार्ट से वहाँ पर लंग्स नहीं होता है, गिल्स होता है। तो गिल्स में जाने के बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, और गिल्स से फिर वो हार्ट में नहीं जाएगा, गिल्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी एक ही बार वो हार्ट में गया तो सिंगल सर्कुलेशन हुआ, हमारी तरह डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ। आज जिसके 3 चैम्बर है भाई, वो इधर का रहा ना उधर का रहा, उसमें ना सिंगल ही हो रहा है ना डबल सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। डबल सर्कुलेशन होने ही वाला था, 1 चैम्बर और होता, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। रेप्टाइल में 3 चैम्बर, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पर इस टॉपिक को, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिज्म जिसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा उसको वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे मनुष्य वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हो गया, मैमल्स वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हो गया, बर्ड्स वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा होता है कि हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो काफ़ी ठंडा वाला सिचुएशन हो या काफ़ी गर्म सिचुएशन हो, हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ पर भी डबल सर्कुलेशन होगा वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सिचुएशन में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड है। और वहीं पर जिसमें इनकम्प्लीट या सिंगल डबल सर्कुलेशन हुआ, तो वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ, उसको हम लोग कहेंगे कोल्ड ब्लडेड। क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड। ऐसे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सिचुएशन में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं, वो एक्सिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, अब जैसे हम लोग ने पढ़ा था सेप्टम, तो सेप्टम क्या कर रहा था कि हार्ट के चैम्बर्स को अलग कर रहा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। भाई पूछ दिया कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट चैम्बर, चैम्बर को अलग करना क्यों जरूरी है, तो आप बोलोगे फर्स्ट इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहला हो गया। दूसरा आप बोलोगे इट प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन सप्लाई,
इट प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन सप्लाई, चूंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स नहीं है तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगा। और तीसरा क्या है, जब अधिक एनर्जी ऑक्सीजन पहुंचेगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। समझ में आ गई। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लिम्फ। तो लिम्फ उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जाननी है। अब जैसे लिम्फ दे दिया, जैसे ब्लड को बोला कि ये रेड कलर का कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है, तो लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड टिश्यू है। कलरलेस लिक्विड टिश्यू है। होता क्या है, देखिए हमने कहा था कि जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज जो कि आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करता है, तो वो स्वाभाविक है उसका संबंध, उसका कांटेक्ट सेल के साथ होगा, हमारे बॉडी के सेल के साथ। तो सेल से जो प्लाज्मा रिलीज हो रहा, लीक आउट हो जा रहा, बाहर निकल जा रहा है, या फिर कैपिलरीज में कहीं होल है वहाँ से लीक आउट हो जा रहा है, तो जो लीक आउट हुआ प्लाज्मा उसी को हम लोग कहेंगे लिम्फ, वो कलरलेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये भाई लीक आउट हो गया तो बॉडी से तो ब्लड घट जाएगा, बॉडी से तो प्लाज्मा घट जाएगा, तो ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के तहत इस लिम्फ को यानी इस प्लाज्मा को दोबारा हार्ट तक ले जाकर मिला देता है, हार्ट में मिला देता है, कमी नहीं होने देता है, बैलेंस बना कर रखता है। ठीक है, समझ में आ गई। इतना ही इसके बारे में जानना था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये टॉपिक में इम्पॉर्टेंट खाली ये वाला टॉपिक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ा जाए। अब अगले टॉपिक में है प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई, उसको भी फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट लेकर जाना है, उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको भी बॉडी से निकालना है, कैरी करना है, उसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, तो गैसेस को कैरी करना है। तो प्लांट्स जो होता है ना, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करता है जैसे गैसेस को, फूड को, हार्मोन को, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अब इसमें क्या होता है, वास्कुलर सिस्टम। वहाँ पर पढ़ा था हमने ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम में दो वेसल्स होते हैं यहाँ पर, जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले यह जान लीजिए जाइलम का फंक्शन क्या है, पूछ देगा जाइलम का फंक्शन क्या होता है। भाई जाइलम क्या करता है ना, वो रूट से माने सॉइल से, रूट की मदद से वो वाटर और मिनरल को लीफ तक लेकर जाता है। और माने जब भी होगा फ्लो यहाँ पर वाटर मिनरल एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसको लिखा गया है यूनी डायरेक्शनल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो फूड को कैरी करेगा। तो फ्लोएम फूड को कैरी करेगा तो स्वाभाविक है कि वो नीचे रूट को भी खाना देगा और ऊपर सूट के जो सबसे टॉप ब्रांच होगा उसको भी खाना देगा, फ्लावर को देगा, फ्रूट को देगा। तो इसको हर डायरेक्शन में जाना होता है, ऊपर भी नीचे भी, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए अब है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन, एक वर्ड आ रहा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमने समझ लिया, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो जो ये ट्रांसलोकेशन इससे रिलेटेड है, किससे, फ्लोएम से। फ्लोएम क्या करता है, वो खाने को लीफ से लेकर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। वो रूट में पहुंचाएगा, वो सूट में पहुंचाएगा, वो फ्रूट में पहुंचाएगा, माने वो लीफ से खाना को ले जाकर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। याद रहेगा ना, केवल खाने के लिए वो, फूड के लिए हुआ, यानी फ्लोएम का फंक्शन हो गया ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। दो वर्ड है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। तो टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज परफेक्ट वे। अगर छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करना है तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो है उसके लिए इनफ है। जैसे कि वाटर प्लस मिनरल आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओनली इन द रूट सेक्शन। केवल रूट सेक्शन, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि रूट से पूरा लीफ तक, केवल रूट सेक्शन में जो होता है ना,
कि सॉइल से रूट में चला जाना, सॉइल से रूट में चला जाना, तो वहाँ पर ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न होता है। अब डिफ्यूज़न क्या हो गया? तो डिफ्यूज़न हो गया कि बाहर से कोई मटेरियल अंदर की ओर आना, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन में अंदर आना। तो बाहर से कोई मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है तो उसको डिफ्यूज़न कहेंगे। और एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न जिसमें केवल वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, चाहे अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड या आउटसाइड, तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। याद रहेगा, यह भी डिफ्यूज़न, बट ये वाटर के लिए यूज़ हो रहा है और डिफ्यूज़न सब के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे गैसेस हो गया, सॉलिड पार्टिकल हुआ, उसके लिए। नोट 2, अगर लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो तो वहाँ पर डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस काम नहीं करेगा। तो वहाँ काम नहीं करेगा तो वहाँ क्या होगा? वहाँ जो है थ्रू दो प्रोसेस से वो ट्रांसपोर्ट होगा, एक प्रेशर ऑफ रूट, दूसरा ट्रांसपिरेशन। प्रेशर ऑफ रूट, रूट जब प्रेशर बनाएगा, रूट जब प्रेशर, जब उसमें लिक्विड ज़्यादा भर जाएगा, वाटर ज़्यादा भर जाएगा तो प्रेशर हाई होगा, और प्रेशर हाई होगा तो आप तो जानते हैं जो फ्लो किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, पानी अधिक से कम की ओर बढ़ेगा। तो प्रेशर ऑफ रूट। और दूसरा हो गया ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन कहाँ होता है? हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था कि लिप में जो टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू वाटर इवेपोरेट होकर निकलता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो भाई ट्रांसपिरेशन से तो वाटर बाहर निकल गया, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हुआ? तो ट्रांसपिरेशन जब होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन एक फोर्स ऑफ सक्शन यानी चूसने की। जैसे आप लोग पाइप लेते हो, पाइप से जूस को खींचते हो ना, तो जूस क्या आता है आपके माउथ में आ जाता है, बकल कैविटी में आता है। फोर्स ऑफ सक्शन जो तैयार हुआ, तो फोर्स ऑफ सक्शन क्या करेगा? वाटर और मिनरल को ऊपर की ओर खींच लेगा, खींचने का काम करेगा। क्लियर हो गई? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। देखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI। ये जो टॉपिक है ये BBI है। अब BBI है तो क्या है टॉपिक में? यहाँ पर हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, और जाइलम कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन एलिमेंट्स कंपोनेंट से मिलकर बना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए पहला, अगर हम लोग प्लांट की में जाइलम की बात करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द जो इसके सेल या टिश्यू होते हैं वो डेड सेल होते हैं। याद रखिएगा, जाइलम में मोस्ट 75% जो टिश्यू होंगे वो डेड होंगे और 25% जो होंगे वो लिविंग होंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे ट्रैकिड्स और वेसल, ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर, ये डेड टिश्यू से बने हैं, ये डेड टिश्यू या डेड सेल से बने हैं। इनका काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को कैरी करना। वहीं पर अगर हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा की बात करेंगे, जहाँ भी पैरेन्काइमा आया समझिए कि वो लिविंग है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, प्लस खाने को स्टोर रखता है। पैरेन्काइमा ट्रांसपोर्टेशन करता है, खाने को स्टोर रखता है। तो जाइलम फाइबर क्या करेगा? जाइलम फाइबर ना उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है। जाइलम फाइबर वो जाइलम को सपोर्ट देता है कि आप सीधा खड़ा रहिए और मजबूती से खड़ा रहिए, कभी टूटिएगा नहीं, तो वो जाइलम फाइबर करता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है जाइलम फाइबर के बारे में तो देख लिया, अब जरा सा फ्लोएम फाइबर के बारे में पहले देख लिया जाए। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लोएम फाइबर, जहाँ से ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन माने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। फ्लोएम भी 4 तरह के एलिमेंट से बने होते हैं, लेकिन इसमें उसका अपोजिट हो जाता है। जाइलम में 75% डेड टिश्यू थे और 25% लिविंग। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें 75% लिविंग टिश्यू होंगे और 25% डेड होंगे। तो अब लिविंग में कौन है? सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल। सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल दोनों मिलकर ट्रांसलोकेशन का काम करता है, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, अब पैरेन्काइमा तो हमने पढ़ा था स्टोरेज का काम करेगा भाई, जैसे वो मिनरल और वाटर को स्टोर करके रखा था, फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रखेगा। ये तीनों ही लिविंग टिश्यू हैं।
और डेड में कौन हो गया, फाइबर, फ्लोएम फाइबर, वहाँ था जाइलम फाइबर। फ्लोएम जाइलम फाइबर का क्या काम था, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना, तो ये फाइबर का भी काम सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना हो जाएगा। समझ में आ गई। अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम के जो है थोड़ा डिफरेंस देख ले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम क्या करता है भाई, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीफ तक। फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अदर पार्ट ऑफ द। जाइलम जो है उसमें ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा अभी हमने देखा था उसका कंपोनेंट में, ये होते हैं। वहीं पर फ्लोएम की बात करेंगे तो यहाँ सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। जाइलम जो है, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा जो है वही लिविंग टिश्यू है, और अगर फ्लोएम में देखेंगे तो सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तीनों लिविंग टिश्यू है। ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर ये तीनों डेड टिश्यू थे जाइलम में। वहीं फ्लोएम में केवल एक डेड टिश्यू है, वो है आपका फ्लोएम फाइबर, ठीक है। यहाँ पर जो जाइलम में जो डायरेक्शन होगा ट्रांसपोर्टेशन का वो एक ही डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए यूनी डायरेक्शन, और ये हो जाएगा आपका बाई डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस को समझेंगे और ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, इस प्रोसेस को देखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2 एंड मिनरल थ्रू जाइलम कैसे होता है देखेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ से आ रहा है, यहाँ नीचे से देखेंगे इस पार्ट से। यहाँ पर क्या है, वाटर इन द ग्राउंड गोज टू द रूट। यहाँ पर जो मिट्टी में मॉइस्चर होती है या ह्यूमिडिटी होती है तो वो वाटर रूट में चला जाता है, वो रूट में चला जाता है। कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूज़न से। डिफ्यूज़न हमने पढ़ा था ना, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न से ये चला गया कहाँ, रूट में चला गया। अब रूट में बहुत ज़्यादा जब जमा हो गया वाटर तो वहाँ पर प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर जब बनेगा तो प्रेशर बनने से वो पानी को ऊपर की और मिनरल को उसमें ऊपर की ओर धकेल देगा। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी डिफ्यूज़न हो रहा है, इनर रूट में डिफ्यूज़न होता है। उसके बाद जो इनर रूट के बाद आता है तो वहाँ से हमारा ट्रांसपिरेशन जो फोर्स ऑफ सक्शन तैयार किया था ना, वो सक्शन यहाँ से पानी और वो मिनरल को ऊपर की ओर खींचेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा, फोर्स ऑफ सक्शन लग रहा है, और वो कहाँ चला गया, लीफ के सेल में चला गया। तो लीफ के सेल में चला गया, खाना वगैरह बन गया, और खाना वाना बनने से जो एक्सेस वाटर निकला वो स्टोमेटा के थ्रू, पत्ती में जो स्टोमेटा होता है उससे बाहर निकल जाता है। तो क्लियर हो गया ये वाला, तो ये टॉपिक चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि थोड़ा सा एक समझेंगे कि वेंटिकल्स मौजूद होते हैं जो स्टेम होते हैं ना, स्टेम के टिश्यू में। तो कभी कभी अगर पूछा जाए कि अगर स्टोमेटा काम करना बंद कर देगा तो क्या वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी, प्लांट डेथ कर जाएगा? नहीं, वहाँ वेंटिकल्स उस स्थिति में सपोर्ट करेंगे। वेंटिकल जो है वो इंटरनल टिश्यू और बाहर के इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट के बीच में गैस का एक्सचेंज कर लेगा और प्लांट को सरवाइव करके रखेगा। अब रहा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, जैसे वाटर निकल रहा था वो भी तो बंद हो जाएगा भाई। वाटर, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना वो लीफ के सेल में जाकर जमा हो जाएगा, वो स्टेम के जो सेल है टिश्यू वहाँ जाकर जमा हो जाएगा, स्टेम बार्क के रूप में अलग हो जाएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट निकला। लीफ में जब सेल में जमा हुआ तो लीफ झड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया। जैसे गम वगैरह जो होता है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है पता है ना, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लेक्चर दे सकूं। और ये जो मैंने समझाया, मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसपोर्टेशन से 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन हो, MCQ हो, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, एजर्सन रीजन हो, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट दिया उसको ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।